अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यूर फाइन। आज की वीडियो में हम CS का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में MCQ शोर क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जितनी भी मेरी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 2 में हमें सिंगल यूज़र सिस्टम्स का कंसेप्ट बताया गया है। सिंगल यूज़र सिस्टम्स उस चीज़ को बोलते हैं जब हमें कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो अलाउ करता है एक ही यूज़र्स जो है कंप्यूटर को यूज़ करें गिवन टाइम में। एक ही यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर को यूज़ करें कंप्यूटर सिस्टम, देन उसको हम सिंगल यूज़र सिस्टम बोलते हैं। इसका मकसद होता है सिस्टम को मैक्सिमाइज़ करना यूज़र कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद सिंगल यूज़र सिस्टम जो होता है वो कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करता है जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन स्कैनर्स और डिस्प्ले, स्मार्ट प्रिंटर्स वगैरह जो है मुश्तमिल हैं। उसके बाद है बैच सिस्टम। बैच सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें जो है सिस्टम यूज़र्स गेट नहीं करता विद हर जॉब्स के साथ, यानी कि इसका एक दूसरे पर जो है वो असर होना होता है बैच सिस्टम में। वन आफ्टर द अदर्स आर नाउन एज बैच सिस्टम्स। इसकी एग्जांपल जो होती हैं VMS, इसकी एग्जांपल हैं बैच सिस्टम्स की। बैच सिस्टम के केस में यूज़र स्पेस जो होती हैं वो एक ही एट वन टाइम यानी एक ही वक्त में एक ही प्रोसेस पर मुश्तमिल होती हैं, क्योंकि जब हमारा गिवन टाइम में एक ही प्रोसेस जो होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो इस वजह से यूज़र स्पेस जो होती हैं वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस पर मुश्तमिल होती हैं बैच सिस्टम के केस में। उसके बाद हमारे पास आते हैं मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो होते हैं ये CPU को यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करते हैं। नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो होते हैं ये CPU को सीट आइडल रखते हैं और इन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सिंपली स्विच होते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अनदर जॉब पर। अगर एक जॉब जो होती है वो वेटिंग में जा रही होती है, बिजी होती हैं, तो फिर CPU जो होते हैं वो सिंपली स्विच होते हैं एक दूसरी जॉब पर। इस तरह से ये प्रोसेस ऑन यानी चलता रहता है। उसके बाद हैं मल्टी प्रोग्राम की यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं कि दो प्रोसेसर्स हैं, यहाँ पे P1 P2 के नाम से CPU स्विच करते हैं फ्रॉम वन प्रोसेसर यानी P1 प्रोसेसर पर स्विच करते हैं। तो अगर वो फिनिश होती हैं तो CPU जो होता है वो ब्रस्ट होता है, उसके बाद वेटिंग में चला जाता है इवेंट के लिए। इस तरह से अगर P2 फिनिश होती हैं तो CPU फिर ब्रस्ट वेटिंग में जाता है फॉर अनदर इवेंट, एक दूसरी इवेंट। इस तरह इसका मतलब है कि जब एक प्रोसेसर जो होते हैं वो CPU को यूज़ करते हैं तो दूसरा जो होता है वो वेटिंग में होता है फॉर इवेंट के लिए। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है वो 10 टाइम यूनिट्स में फिनिश हो जाता है, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती हैं। तमाम जो सिस्टम्स के अंदर जितनी भी हमारी जॉब से एंटर होती हैं उसको हम जॉब पूल में रखते हैं। जॉब पूल जो होते हैं वो तमाम प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होते हैं जो कि मेमोरी के अंदर हमने एलोकेट करवाने होते हैं। इस तरह से अगर पहले से कोई जॉब्स जो रेडी होती हैं जिनको हमने मेमोरी में लेके आना होता है, तो अगर मेमोरी में उनके लिए स्पेस नहीं होती तो फिर सिस्टम जो होते हैं वो उनके दरमियान कोई दूसरी स्पेस जो होता है वो चूज़ करते हैं। तो इस डिसीजन को जो कि सिस्टम ये डिसीजन करता है, इस डिसीजन को हम स्केजलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होते हैं इसमें मल्टी यूजर्स, मल्टी प्रोसेसर, इंटरेक्टिव सिस्टम्स शामिल होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये मल्टीपल यूज़र जो होते हैं अलाउ करते हैं कंप्यूटर्स को जो है एक ही साथ मल्टीपल यूज़र्स को एक साथ कंप्यूटर्स यूज़ करना अलाउ करते हैं। सिस्टम टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब ये होते हैं कि एक ही वक्त में एक ही साथ जो है कंप्यूटर्स को मल्टीपल यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं ये तब हम यूज़ करते हैं जब रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमें ऑपरेशंस पर आर प्लेस ऑन ऑपरेशंस ऑफ अ प्रोसेसर और फ्लो करते हैं डाटा को। ठीक है, इसमें रियल टाइम सिस्टम में जो होता है वो टाइम फिक्स्ड होता है और उसके बाद रियल टाइम के अंदर टाइम फिक्स्ड होता है और सिस्टम जो होते हैं वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते। इनपुट के लिए अगर जो टाइम गिवन होता है उसके अंदर ही इनपुट के लिए आउटपुट जो है प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर सिस्टम जो होता है वो फेल हो जाता है।
रियल सिस्टम्स जो होते हैं इसमें 2 फ्लेवर्स होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड सिस्टम जो रियल टाइम सिस्टम होता है, इसमें जो टास्क होते हैं हमारे क्रिटिकल टास्क होते हैं उसको ऑन टाइम पर ये कंप्लीट कर लेता है। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज जो होती हैं वो लिमिटेड या मिसिंग होती हैं, ठीक है। और सॉफ्ट रियल टाइम में जो हमारे क्रिटिकल टास्क होते हैं, रियल टाइम टास्क होते हैं, उसको ये प्रायोरिटी पे गैट्स करता है एक दूसरे टास्क पर, और उस वक्त तक ये रिटेन्स रखता है प्रायोरिटी को जब तक ये वो कंप्लीट नहीं हो जाते टास्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं इंटरप्ट्स, ट्रैप्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स जो होती हैं ये हार्डवेयर डिवाइसेस के जो हैं बाय हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए जनरेट होती हैं टू गेट CPU अटेंशन को गेट करने के लिए। इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो होती हैं वो इंटरप्ट ट्रांसफ़र जो होती हैं वो कंट्रोल कर होती हैं इंटरप्ट सर्वर स्ट्रीम के ज़रिए। और इंटरप्ट वेक्टर टेबल के जो होती हैं वो तमाम एड्रेसेस सर्वर स्ट्रीम जो होती हैं उस पर मुश्तमिल होती हैं। और ट्रैप जो होती हैं हमारी बिल्कुल एग्जेप्शन की तरह होती हैं, जो कि हमने CS 506 में देखी थी। एग्जेप्शन मीन एरर्स ही होते हैं, तो ट्रैप यहाँ पे एग्जेप्शन ही लिया गया है जो कि सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं इंटरप्ट को, और ये एरर्स की वजह बनते हैं जो डिवीज़न बाय ज़ीरो होते हैं या फिर इनवैलिड जो मेमोरी हमारी एक्सेस होती हैं। उसके बाद ये तमाम इवेंट जो होते हैं टू गेट अटेंशन ऑफ प्रोसेसर्स से जनरेट होते हैं। उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर प्रोटेक्शंस आती हैं। हार्डवेयर प्रोटेक्शंस के कुछ यहाँ पे इश्यूज़ बताए गए हैं। उन इश्यूज़ में जो होते हैं हमारी इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शंस आती हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन आती हैं और CPU प्रोटेक्शन आती हैं। सबसे पहले इनको देखने से पहले यहाँ पे डुअल मोड ऑपरेशंस जो हैं, डुअल मीन होता है दूहरा या दुगना, ठीक है। एक प्रोसेस में दो जो जब काम हो रहे हो तो फिर उसको हम डुअल मोड ऑपरेशन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया यूज़र से इंटरप्ट जाती हैं, मोनीटर जो होता है सेट यूज़र मोड करता है और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, तो इस प्रोसेस को हम डुअल मोड ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हैं एक बिट जब हम कोई भी करंट मोड जो होती है हमारी उसको अगर हमने ज़ाहिर करवाना हो, इंडिकेट करना हो करंट मोड को कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हमें फिर बिट ऐड करना पड़ती हैं। उस बिट को हम मोड बिट बोलते हैं, जो कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर में जो है ऐड करते हैं करंट मोड को ज़ाहिर करवाने के लिए। मोनीटर मोड जो होती है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और यूज़र मोड को 1 से। ये MCQs टाइप की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मॉडर्न सेट के जो CPU होते हैं उसकी दो इंस्ट्रक्शंस की 2 काइंड्स होती हैं। एक प्रिविलेज्ड होती हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। प्रिविलेज्ड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये यूज़ हमारे हार्डवेयर ऑपरेशन जो होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शंस होती हैं। इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शंस होती हैं ये तब कंप्लीट होती हैं जब ये हमें श्योर हो जाता है कि प्रोग्राम जो होते हैं यूज़र प्रोग्राम जो होते हैं वो कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकते। कंप्यूटर्स के अंदर जो हमारे मॉनिटर मोड होते हैं उस पर अगर ये ऐसा होता है तो फिर हमारे प्रोटेक्शन जो होती हैं वो कंप्रोमाइज़ करती हैं, ठीक है। सो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अगर ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।